मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, जो हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत है, एक छोटे से अदृश्य रसायन के आगे पूरी तरह से पिघल सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी परिवार का एक और रसायन हमारी रगों में, हमारे पेट में और हमारे आसपास के पूरे पर्यावरण में जीवन की डोर को संभाले हुए है। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है जी। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन कक्षा 10 विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण को समझना है, लेकिन सिर्फ एक किताबी विषय की तरह नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझना है जो हमारी भौतिक दुनिया के हर छोटे बड़े बदलाव को नियंत्रित कर रहा है। सही कहा आपने। देखिए, हम अक्सर रसायन विज्ञान को ना सिर्फ टेस्ट ट्यूब और बंद प्रयोगशालाओं तक सीमित मान लेते हैं। जो कि गलत है। बिल्कुल। लेकिन जब हम एक साधारण सी सांस छोड़ते हैं या खाना पचाते हैं या यहाँ तक कि जब बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है ना, हाँ। तो वहां भी अम्लों और क्षारकों का एक बेहद जटिल रासायनिक संतुलन काम कर रहा होता है। अरे वाह! आज हम उसी क्यों और कैसे की परतों को खोलेंगे। मतलब ये समझेंगे कि आणविक स्तर पर असल में ऐसा क्या होता है जो इन रसायनों को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि रसायनों की असलियत की पहचान कैसे होती है। स्कूलों में तो हमें यही रटाया जाता है ना कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे। हाँ, वो सबसे आम बात है। और लिटमस पेपर लाल या नीला हो जाता है। लेकिन इसमें जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये कि प्रकृति के पास अपने खुद के अंतर्निहित लाई डिटेक्टर टेस्ट मौजूद है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जैसे सफेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन लगते ही लाल भूरा हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये रंग बदलना असल में आणविक स्तर पर क्या है? तो जब हम सूचकों या इंडिकेटर्स की बात करते हैं ना, तो हम असल में उन जटिल अणुओं को देख रहे हैं जो अपने आसपास के रासायनिक पर्यावरण के अनुसार अपनी खुद की संरचना ही बदल लेते हैं। संरचना बदल लेते हैं मतलब अपना आकार? हाँ, बिल्कुल। लिटमस का ही उदाहरण लेते हैं, जिसे लाइकेन नाम की जीव से निकाला जाता है। जब लिटमस किसी अम्ल के संपर्क में आता है, मतलब ऐसे माध्यम जहां बहुत सारे हाइड्रोजन आयन मौजूद हों, तो इसके अणु उन आयनों को सोख लेते हैं। अच्छा। और इस नई भौतिक संरचना के कारण उस अणु से प्रकाश के टकराने और परावर्तित होने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह बदल जाता है। ओह, तो ये प्रकाश का खेल है। हाँ, हमारी आंखों को जो लाल रंग दिखता है वो असल में उस अणु के बदले हुए आकार का ही परिणाम है। और क्षारक के साथ ये प्रक्रिया एकदम उल्टी दिशा में काम करती है। मतलब ये रंग बदलना कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकाश और अणु के भौतिक आकार का एक बहुत ही सटीक खेल है। जी। लेकिन उन सूचक सिर्फ रंगों तक ही तो सीमित नहीं है ना? गंधीय सूचक या जिन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, वो भी तो होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे बारीक कटा हुआ प्याज या वेनिला एसेंस। तो क्या ये सच है कि इनकी गंध किसी क्षारक के संपर्क में आने पर अचानक और पूरी तरह गायब हो जाती है? ये पूरी तरह सच है। और इसके पीछे का जो तंत्र है वो बहुत ही तार्किक है। कैसे? देखिए, वेनिला या प्याज में जो विशेष गंध होती है वो कुछ खास वाष्पशील रसायनों की वजह से होती है। वाष्पशील मतलब जो आसानी से उड़ जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे रसायन जो आसानी से हवा में उड़कर हमारी नाक के रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हम इन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई क्षारक डालते हैं ना, तो वो क्षारक उन गंध पैदा करने वाले अणुओं के साथ अभिक्रिया करके एक नया गैर वाष्पशील यौगिक बना देता है। ओह, तो वो उड़ना बंद कर देते हैं। एकदम सही। भारी होने के कारण ये नए अणु हवा में उड़ ही नहीं पाते। अब जब वे नाक तक पहुंचेंगे ही नहीं तो गंध गायब भी महसूस होगी ना। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक है। और मजेदार बात यह है कि अम्लों के साथ ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसलिए अम्लीय माध्यम में प्याज या वेनिला की गंध जस की तस बनी रहती है। तो सूचकों के इस आणविक खेल के बाद सवाल ये उठता है कि जब ये रसायन असली दुनिया में धातुओं से टकराते हैं तो ये ऊर्जा कैसे बाहर आती है? हाँ, ये एक बड़ा विषय है। अगर मैं जिंक के टुकड़ों पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालूं तो भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। मैं तो इसे एक माइक्रोस्कोपिक तोड़फोड़ की तरह देखती हूँ। तोड़फोड़? हाँ, जहाँ धातु अम्ल के अंदर घुसकर हाइड्रोजन को जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकती है। क्या ये सही तरीका है सोचने का? हाँ, काफी हद तक। इस तोड़फोड़ को रसायन विज्ञान की भाषा में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया में ताकत का जो पैमाना है ना, हाँ। वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देना। हाँ, जिंक जैसी धातुएं इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत बेताब रहती हैं। हाँ। जब वे अम्ल के संपर्क में आती हैं, जिसके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है, तो जिंक उन्हें इलेक्ट्रॉन दे देता है। बिल्कुल। जिंक जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन उन हाइड्रोजन आयनों पर थोप देता है। इलेक्ट्रॉन मिलते ही हाइड्रोजन आयन गैस के रूप में मुक्त होकर उड़ जाते हैं। और फिर जिंक उस खाली जगह पे कब्जा कर लेता है। एकदम सही। कब्जा करके वो लवण या सॉल्ट बना लेता है। और इसी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति साबित करने के लिए वो मशहूर पॉप टेस्ट किया जाता है ना? हाँ, वही बचपन वाला प्रयोग, जहां साबुन के पानी से हाइड्रोजन के बुलबुले बनाए जाते हैं और जलती हुई मोमबत्ती पास लाने पर वे एक छोटी विस्फोट की तरह जल उठते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या क्षारक भी धातुओं के साथ यही जबरदस्ती कर सकते हैं? कुछ हद तक कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा शक्तिशाली क्षारक भी जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मतलब दोनों का बर्ताव समान है? हाँ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पेंच है। क्या? क्षारक हर धातु के साथ ऐसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ जिंक या एल्यूमिनियम जैसी एम्फोटेरिक धातुओं के साथ होता है, जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ प्रतिक्रिया करने की दोहरी प्रकृति रखती हैं। बाकी धातुओं के साथ क्षारक कोई गैस उत्पन्न नहीं करते। तो धातुओं के साथ तो इलेक्ट्रॉन का ये सीधा खेल है। लेकिन जब हम धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। हाँ, जैसे सोडियम कार्बोनेट, जब वो अम्लों से टकराते हैं तब गैस तो निकलती है, पर वो हाइड्रोजन नहीं होती। वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रासायनिक ढांचा थोड़ा अलग है। कैसे? कार्बोनेट यौगिकों के अंदर पहले से ही कार्बन और ऑक्सीजन बंधे हुए मौजूद हैं। जब अम्ल का हमला होता है ना, तो वो कार्बोनेट का पूरा ढांचा ही तोड़ देता है। अच्छा। ऑक्सीजन का एक हिस्सा अम्ल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना लेता है, और जो ढांचा बिखरता है उसमें से CO2 गैस बाहर निकल आती है। और इस निकली हुई CO2 को पकड़ने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है चूने का पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल। हाँ, सबसे भरोसेमंद टेस्ट। जब CO2 को इस पारदर्शी पानी से गुजारा जाता है तो पानी तुरंत दूधिया या मिल्की हो जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ, ये सफेद रंग पानी में से अचानक प्रकट कैसे हो जाता है? ये रसायन विज्ञान में अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अवक्षेपण? हाँ, जब गैस रूपी CO2 तरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से टकराती है तो एक नई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चॉक? बिल्कुल। ये चॉक या संगमरमर का ही रासायनिक रूप है, और क्योंकि ये ठोस पदार्थ पानी में नहीं घुलता, इसके सूक्ष्म सफेद कण पूरे पानी में तैरने लगते हैं। ओह, इसी वजह से पारदर्शी पानी दूधिया दिखने लगता है। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक अजीब विरोधाभास भी है। क्या? अगर हम उसी दूधिया पानी में लगातार और ज्यादा CO2 गैस डालते रहें तो वो वापस पारदर्शी हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने जो सूक्ष्म चॉक बनाया था वो वापस गायब हो गया। हाँ, नहीं, वो गायब नहीं होता, बल्कि एक नए और अधिक जटिल यौगिक में बदल जाता है। अच्छा, तो क्या बनता है? जब पानी में अत्यधिक CO2 मौजूद होती है ना, तो वो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। और ये नया यौगिक घुलनशील होता है? बिल्कुल। इस नए यौगिक की रासायनिक खासियत यही है कि ये जल में पूरी तरह घुलनशील है। जैसे ये बनता है और पानी में घुलता है, वो सफेद रंग खत्म हो जाता है और पानी फिर से साफ हो जाता है। क्या बात है! रंग बदलने, गैस निकलने और अवक्षेपण के इस पूरे ड्रामे के पीछे एक अदृश्य इंजन काम कर रहा है, और वो है आयन। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर पानी मौजूद न हो तो ये सारा रसायन विज्ञान रुक ही जाता है ना? 100% सच। बिना जल के कोई भी अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार दिखाई नहीं सकता। मतलब अगर हम सूखी गैस लें तो? हाँ, अगर हम सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस को सूखे नीले लिटमस पेपर पर डालें तो लिटमस का रंग नहीं बदलेगा। अरे वाह! अम्ल की पूरी पहचान उसके H+ आयन से है, और ये H+ आयन अणु से तब तक अलग नहीं होते जब तक पानी मौजूद ना हो। तो पानी ऐसा क्या करता है? पानी के अणु ध्रुवीय या पोलर होते हैं।
वे चुंबक की तरह HCl को खींचकर तोड़ देते हैं और H+ को अलग कर लेते हैं। और ये H+ आयन पानी में अकेला स्वतंत्र तो नहीं रह सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पानी के अणु के साथ चिपक कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। एकदम सही कहा। और वही हाइड्रोनियम आयन असल में वो सक्रिय तत्व है जो सारी प्रतिक्रियाएं और तोड़फोड़ करता है। और क्षारकों के मामले में? दूसरी तरफ क्षारक पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं केवल उन्हें ही क्षार या अल्कली कहा जाता है। तो जब ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आमने सामने आते हैं जी, जिसे हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और पीछे छोड़ते हैं लवण और जल। देखिए, इसे नष्ट करना नहीं बल्कि चरम अस्थिरता से पूर्ण शांति की ओर जाना कहा जा सकता है। पूर्ण शांति? वो कैसे? H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और OH- के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। वे दोनों ही रासायनिक रूप से अत्यधिक बेचैन हैं। अच्छा। जैसे ही वे मिलते हैं वे इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और H2O का एक बेहद स्थिर उदासीन अणु बना लेते हैं। ओ, पानी बन जाता है। हाँ, और इस मिलन की प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा भी ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलने की बात से मुझे तनुकरण या डाइल्यूशन की प्रक्रिया याद आती है। सांद्र अम्ल या क्षारक में पानी मिलाना। हाँ, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति सीधे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे बीकर में अचानक पानी डाल दे तो वो ऐसा है जैसे उबलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई में पानी की छींटे मारना। बिल्कुल। वो खतरनाक तरीके से उछल सकता है। हाँ, क्योंकि तनुकरण एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। जब पानी के अणु अम्ल के अणुओं को तोड़कर भारी मात्रा में आयन बनाते हैं ना, तो इस आणविक खिंचाव और टूटने में अचानक भयानक मात्रा में गर्मी पैदा होती है। तो अगर हम अम्ल में पानी डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम सांद्र अम्ल में पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा पानी अम्ल के संपर्क में आते ही इतनी ज्यादा गर्मी सोख लेगा कि वो तुरंत भाप बन जाएगा। बाप रे! और ये वाष्पीकरण इतने विस्फोट के साथ होगा कि वो अपने साथ तेजाब की बूंदों को सीधे बाहर उछाल देगा, जिससे गंभीर रासायनिक जलने का खतरा होता है। इसीलिए सुरक्षित तरीका हमेशा यही होता है कि पानी में धीरे धीरे बूंद बूंद करके अम्ल मिलाया जाए। हाँ, और उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए ताकि जो गर्मी पैदा होती है वो पानी के बड़े आयतन में धीरे धीरे फैल जाए और उबाल ना आए। एकदम सही। तो आयनों की इस विनाशकारी और रचनात्मक ताकत को मापने का जो पैमाना है, pH स्केल, अब उस पे आते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई साधारण स्केल नहीं है, ये जीवन का एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। pH में जो P है ना, हाँ, वो जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका अर्थ है शक्ति। शक्ति? हाँ, ये 0 से 14 तक हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है, जहां 7 उदासीन होता है जैसे शुद्ध जल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्केल लघुगणकीय या लॉगरिथमिक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि pH 5 वाला विलयन pH 6 वाले विलयन से 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। ओह, 10 गुना ज्यादा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम हमारे पेट का ही उदाहरण ले, पेट खाना पचाने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है उसका pH लगभग 1.2 होता है। जी। ये इतना तेज है कि कई धातुओं को गला दे, लेकिन हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए बिना वो जटिल भोजन को तोड़ देता है। ये कितनी कमाल की बात है। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि पेट की अंदरूनी परत श्लेष्मा या म्यूकस से सुरक्षित रहती है। लेकिन जब भारी या गलत खानपान से संतुलन बिगड़ता है और अपच होती है ना, तो पेट बहुत अतिरिक्त अम्ल बना देता है, जिससे सीने में जलन होती है। बिल्कुल। ये अतिरिक्त H+ आयन सीने में जलन और भयानक दर्द पैदा करते हैं। तब हम जो एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ, वो असल में एक दुर्बल क्षारक है। ये क्षारक पेट में जाकर अतिरिक्त H+ आयनों को अपने OH- आयन देकर पानी में बदल देता है और जलन तुरंत शांत हो जाती है। ये तो पेट की बात हुई, लेकिन शरीर का जो सबसे कठोर हिस्सा है, दांतों का इनामल, वो तो हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है, जो पानी में नहीं घुलता। लेकिन अगर मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाए तो ये अभेद्य इनामल भी गलने लगता है ना? बिल्कुल सही। और ये 5.5 से नीचे क्यों जाता है? क्योंकि हम जो भी मीठा या कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, हाँ,
उनके कण मुंह में रह जाते हैं। मुंह में मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया इन कणों को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। अच्छा, तो बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। जी, ये अम्ल एनामल के कैल्शियम यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके उनके आणविक बंधनों को कमजोर करने लगता है और उन्हें घुला देता है। इसे ही दंतक्षय या टूथ डिके कहते हैं। ओह, तो इसीलिए खाना खाने के बाद क्षार या टूथपेस्ट का इस्तेमाल उस अम्ल को उदासीन करने के लिए इतना जरूरी है। एकदम सही पकड़े हैं आप। और प्रकृति में ये रासायनिक युद्ध और बचाव तो हर जगह चल रहा है। मधुमक्खी का डंक हो या नेटल पौधे के कांटे, हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। ये दोनों ही हमारे शरीर में एक खास रसायन मेथिनोइक अम्ल इंजेक्ट करते हैं, जिससे शरीर में तेज जलन और दर्द होता है। देखिए, ये जानवरों और पौधों के विकास का एक रक्षा तंत्र है और इसका इलाज भी रसायन विज्ञान के उदासीनीकरण में ही छिपा है। कैसे? जैसे मधुमक्खी के डंक पर बेकिंग सोडा रगड़ने से आराम मिलता है क्योंकि वो एक दुर्बल क्षारक है। और नेटल के पौधे के मामले में तो प्रकृति ने खुद ही उपाय दिया है। वो डॉक का पौधा? हाँ, अक्सर नेटल के आसपास ही डॉक नाम का पौधा उगता है। डॉक की पत्तियां क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जो रगड़ने पर उस मेथनोइक अम्ल को बेअसर कर देती हैं। ये सच में अद्भुत है। तो अब तक हमने अम्ल और क्षारक को एक दूसरे से लड़ते और संतुलित होते देखा है। जी। इस रासायनिक संतुलन के नतीजे में जो शांति समझौता होता है वो है लवण यानी सॉल्ट। इनमें सबसे आम है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। बिल्कुल। फ्रेंच फ्राइज से लेकर समंदर के खारे पानी तक ये हर जगह है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये आधुनिक रासायनिक उद्योगों का सबसे बड़ा कच्चा माल है। आपने बिल्कुल सही कहा। सोडियम क्लोराइड रसायनों की दुनिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम नमक के सांद्र जलीय घोल, जिसे ब्राइन कहते हैं, उससे बिजली गुजारें तो एक बहुत ही चमत्कारी प्रक्रिया होती है, जिसे क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, क्लोरोक्षार या क्लोराल्कली प्रोसेस। तो हम सिर्फ नमक के पानी में बिजली दौड़ाते हैं और वो टूटकर नए रसायन बन जाता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, बिजली असल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। जब ये प्रवाह पानी और नमक के घोल से गुजरता है ना, तो वो NaCl और H2O के मजबूत बंधनों को बलपूर्वक चीर देता है। बाप रे! एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर पानी टूटकर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले छोड़ता है। और घोल में क्या बचता है? गैसें उड़ जाने के बाद घोल में जो बचता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जो एक बेहद शक्तिशाली और औद्योगिक रूप से जरूरी क्षारक है। मतलब एक ही झटके में हमने रोगाणुनाशक क्लोरीन, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन और साबुन या कागज बनाने वाला कास्टिक सोडा बना लिया। हाँ, एक तीर से 3 शिकार। और यही क्लोरीन गैस आगे जाकर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी तो बनाती है। बिल्कुल। सूखे भुजे हुए चूने पर जब इस निकाली गई क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है तो प्रतिक्रिया के बाद विरंजक चूर्ण बनता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये रसायन कपड़ा और कागज फैक्ट्रियों में लकड़ी की मज्जा का रंग उड़ाने के काम आता है। रंग कैसे उड़ता है? क्लोरीन के अणु दाग धब्बों वाले कार्बनिक अणुओं के रासायनिक बंधनों को तोड़कर उनकी प्रकाश सोखने की क्षमता ही खत्म कर देते हैं, जिससे वे रंगहीन या सफेद हो जाते हैं। वो तो ये भी आणविक स्तर का खेल है। जी। और हमारी रसोई का एक और हीरो है बेकिंग सोडा। वो भी इसी साधारण नमक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है ना? पकोड़ों को खस्ता करने से लेकर केक को स्पंजी बनाने तक इसका उपयोग होता है। हाँ, बेकिंग सोडा या NaHCO3, इसे जब पकाने के दौरान गर्म किया जाता है तो उसका ढांचा टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वही CO2 गैस जो ब्रेड या केक को फुलाती है। एकदम सही। यही CO2 गैस गीले आटे में फंस जाती है। गैस बाहर निकलने की कोशिश में आटे को ऊपर उठाती है, जिससे वो फूलकर स्पंजी हो जाता है। और क्योंकि ये एक दुर्बल क्षारक भी है, इसलिए बेहतरीन एंटासिड का काम करता है। और आग बुझाने में भी तो काम आता है। बिल्कुल। निकलने वाली CO2 आग बुझाने में सक्षम है, इसलिए इसे सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसी बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाएं और उसमें थोड़ा पानी वापस मिला दें तो वो धोने का सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा, हाँ। जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसका एक सबसे जरूरी काम पानी की स्थायी कठोरता को हटाना है। जी। लेकिन यहाँ एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस फॉर्मूले में लिखा 10H2O।
मतलब इसके एक अणु के साथ पानी के 10 अणु जुड़े हैं। लेकिन धोने के सोडे का पाउडर तो छूने में बिल्कुल सूखा लगता है। ये रसायन विज्ञान का एक बहुत ही भ्रामक लेकिन दिलचस्प गुण है, जिसे क्रिस्टलिन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये पानी गीला क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कोई ऐसा मुक्त पानी नहीं है जो पदार्थ को गीला करे। ये पानी क्रिस्टल के आणविक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा होता है। अच्छा। आप इसे एक स्पंज की तरह सोच सकती हैं, जो बाहर से बिल्कुल सूखा दिख रहा है, लेकिन उसने पानी के अणुओं को अपने सूक्ष्म पिंजरे में पूरी तरह जकड़ कर रखा हुआ है। ओह, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। हाँ, बेहतरीन उदाहरण। वे गहरे नीले रंग के और एकदम सूखे दिखते हैं क्योंकि उनके आणविक पिंजरे में पानी के 5 अणु कैद हैं। और जब उस नीले क्रिस्टल को परख नली में गर्म करते हैं तो गर्मी से वो पिंजरा टूटता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है जी। और वो नीला क्रिस्टल अचानक बिल्कुल सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये मैंने देखा है। बिल्कुल, वो रंग उस पानी की वजह से ही था। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप उस सूखे सफेद पाउडर में पानी की एक बूंद भी वापस डालेंगे ना, तो क्या होगा? वो तुरंत उन अणुओं को फिर से सोख लेगा और अपने आणविक ढांचे को पूरा करके वापस गहरा नीला हो जाएगा। ये तो सच में एक जादुई केमिकल मिट्टी की तरह काम करता है। हाँ। और जब किसी की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं वो भी तो इसी क्रिस्टलिन के जल का खेल है ना? एकदम सही। जिप्सम नाम का एक प्राकृतिक लवण होता है जिसका सूत्र CSO4.2H2O है। मतलब इसमें क्रिस्टलिन के जल के 2 अणु होते हैं। जी। जब ऐसे कारखानों ने 373 केल्विन पर बहुत सावधानी से गर्म किया जाता है तो ये अपने 1.5 अणु पानी खो देता है। जो पीछे बचता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब इसमें पानी का सिर्फ आधा अणु बचा है। हाँ, तकनीकी रूप से कहें तो 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु एक पानी के अणु को साझा करते हैं। अच्छा। ये एक बहुत ही प्यासा सफेद पाउडर है। जैसे ही डॉक्टर इस पाउडर में पानी मिलाते हैं, ये तुरंत उस खोए हुए पानी को वापस ग्रहण करके फिर से जिप्सम के पूर्ण अणुओं में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में ये आपस में जुड़कर पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, जो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए एकदम सही है। तो अगर हम इस पूरी रासायनिक यात्रा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये दुनिया अलग-अलग स्वतंत्र टुकड़ों में नहीं चल रही है। बिल्कुल नहीं। अम्ल और क्षारक 2 विपरीत ताकतें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती हैं। हाँ। उनके आयनों का ये लेन-देन, इलेक्ट्रॉनों की ये रस्साकशी और उससे पैदा होने वाले लवण, यही हमारे आधुनिक उद्योगों, हमारे पर्यावरण और हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं की असली नींव है। सही कहा। आज हमने देखा कि पीएच के एक छोटे से बदलाव से हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, दांतों का इनेमल, तक पिघल सकता है। जी। तो जरा सोचिए, जब औद्योगिक प्रदूषण और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण हमारे विशाल महासागरों और उपजाऊ मिट्टी का पीएच स्तर तेजी से बदल रहा है, तो हमारी आंखों से छिपे उस सूक्ष्म जीवन और पर्यावरण के उस नाजुक रासायनिक संतुलन का क्या हो रहा होगा जिस पर पूरी पृथ्वी का जीवन टिका है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।